हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि मैप अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अरब सागर में गिरने वाली उन सभी महत्वपूर्ण नदियों के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार लिख देते हैं हम ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, इसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। ये हमने पहले से ही ग्राफ बना रखा है, मैप बना रखा है, जिससे आपको समय की बचत हो और जल्दी से सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे इसके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। ट्रिक क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। तो कहा जा रहा है सालों की मां भानुमती सो जा। देखिए ट्रिक क्या है, यहां हम लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। सालों की मां भानुमती कहा जा रहा है सो जा, भानुमती सो जा। ठीक है, सालू की मां भानुमती सो जा। ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको नहीं याद होता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि सालू की मां भानुमती सो जा। समझने का प्रयास करते हैं। सा से साबरमती, देखिए सा से साबरमती, साबरमती, और ला से लूनी, की को साइलेंट रखा गया है, मां से माही को रखा गया है, क्या माही। भा से भरतूझा, क्या भरत पूझा कहा जाता है, भरत पूझा। और ना से नर्मदा, क्या से, ना से नर्मदा। ठीक, भानुमती, याद रखें भानुमती, ना से नर्मदा। इसके बाद मां से मांडवी, ता से ताप्ती। समझने का प्रयास करेंगे, लिखते हैं इधर थोड़ा सा। ता से ताप्ती और सोजा में से, सो से क्या होगा ये समझने का प्रयास करेंगे। तो सो सा सोम, एक नदी का नाम है सोम। और जा से होता है एक नदी का नाम है जवाई, और दूसरी नदी का नाम है जाखम, जवाई और जाखम। ये इतनी सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो ये ट्रिक है कि सालू की मां भानुमती सो जा। हालांकि ये ट्रिक सिर्फ वनडे लेवल तक काम करता है, बाकी यदि आप यूपीएससी के एक्सपीरियंस हैं तो आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए डीपली थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दक्षिण भारत में आपको ये दिख रहा है मैप में, दक्षिण भारत से यहां से लेकर ये जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं यहां से लेकर, और ताप्ती नदी से लेकर बैतूल पहाड़ी के बाद अमरकंटक की चोटी से लेकर फिर इधर से ये लूनी नदी को समाहित करते हुए ये एक जल विभाजक रेखा है, जहां से सतलज नदी निकलती है। सतलज तक की एक जल विभाजक रेखा, यानी इसके इधर की जो नदियां हैं वो अपने जल को इस तरफ प्रवाहित करती हैं, और इसके बाद जितनी सारी नदियां निकलती हैं वो अपने जल का प्रवाह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में करती हैं। तो एक जल विभाजक का काम भी होता है। तो जल विभाजक समझने का प्रयास करेंगे। कन्याकुमारी से लेकर राकसताल तक की एक रेखा बिछाई गई है और इस रेखा को कहते हैं जल विभाजक रेखा। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसमें से बंगाल की खाड़ी में हमने देखा था कि सबसे बड़ी नदी जो गिरती है वो गोदावरी थी। इसी तरह से अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदियों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी जो नदी है वो है अमरकंटक की चोटी से निकलने वाली नदी जिसका नाम है नर्मदा। और नर्मदा काफी महत्वपूर्ण है
क्यों महत्वपूर्ण है इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसकी लंबाई लिखेंगे कि इसकी लंबाई कितना है, तो 1312 किलोमीटर से इसकी लंबाई है। कितना? 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्पत्ति की बात करें तो अमरकंटक चोटी से निकलती है। मैकाल की पहाड़ियां हैं, मैकाल की पहाड़ियों पर अमरकंटक चोटी है और अमरकंटक की चोटी से ही नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से बहती है, इसलिए इतनी दूरियां तय करती है। अदरवाइज क्या होता कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद ये बंगाल खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। रीजन ये हुआ कि एक भ्रंश हुआ और उस घाटी का अनुसरण करते हुए अमरकंटक से लेकर यह नदी आप जो है अरब सागर तक का रास्ता तय करती है। कुल रास्ते की बात हमने की, कुल लंबाई की बात की तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितना? 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब बात करते हैं इसके जो क्षेत्र है, इसकी कुछ और महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं। सबसे पहले इसके अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 3 राज्यों में हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से 3 राज्य हैं ये जान लेना, क्योंकि इसकी अनेक सहायक नदियों से भी इसमें जल आता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्य हैं जहां इसका अपवाह क्षेत्र देखने को हमें मिलता है। यह नदी एक भ्रंश घाटी से बहती है, ये बात महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए, साथ ही साथ चूंकि जो प्रायद्वीपीय भारत ये पठारी क्षेत्र है, तो पठारी क्षेत्र होने के कारण कठोर चट्टाने हैं और जब भी कोई नदी कठोर चट्टान से बहेगी तो अपरदन प्रक्रिया बहुत निम्न मात्रा में होगी। नतीजा ये होगा कि अवसाद बहुत कम होगा नदियों में, यानी नदियों का जल बिल्कुल स्वच्छ निर्मल दिखाई देगा। तो यही रीजन होता है कि ये नदियों अवसाद रहित होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल अवसाद ही नहीं होता, लेकिन जो मैदानी भाग की नदियां होती उनकी अपेक्षा इसमें बिल्कुल कम अवसाद मिलता है, ना के बराबर अवसाद मिलता है। इसलिए ये नदियां डेल्टा ना बना के एक्चुरी बनाती हैं। तो नर्मदा भी क्या बनाती हैं? एक्चुरी बनाती हैं। लगभग हम कह सकते हैं कि माही नदी से लेकर नर्मदा ताप्ती के बाद जितनी दक्षिण भारत की सभी नदियां एक्चुरी बनाने का काम करती हैं। वो क्यों करती हैं? क्योंकि ये कठोर चट्टान से होकर बहती हैं। कहीं मैदानी भाग में इनका बहाव क्षेत्र देखने को नहीं मिलता। ठीक है, नर्मदा भी एक्चुरी बनाती है। नर्मदा क्या बनाती है? एक्चुरी बनाती है। इससे पहले समझते हैं कहाँ एक्चुरी बनाती है। अमरकंटक की चोटी से निकलती है और एक भड़ूच नामक स्थान है। क्या? यह स्थान है भड़ौज। समझने का प्रयास करेंगे। भड़ौज, और भड़ौज के पास जाकर अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में मिल जाती है। चूंकि यहाँ अरब सागर नाम ना देके कई बार ये खंबात की खाड़ी देगा, तो आपको बताना है कि खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये खंबात की खाड़ी है। इधर जो हम देख रहे हैं ये कच्छ की खाड़ी यानी कच्छ का रण क्षेत्र है। लूनी नदी की अभी बात करेंगे, कच्छ के रण में ही समाहित रह जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है ये समझ लेंगे। जब नदियों में अवसाद नहीं होता तो नदियां अवसाद रहित होती हैं। नतीजा क्या होता है कि समुद्री लहरें, जैसे ये है कोई रिवर्स आ रही, यहाँ पर ये समुद्री जल है, तो इसमें जाकर जल उसके मुख में चला जाता है, यानी कई किलोमीटर तक नदियों के अंदर जल, समुद्री जल प्रवेश कर जाता है। उसी को ज्वार नदमुख कहते हैं। तो इसी को हिंदी में एक्चुरी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इंग्लिश में एक्चुरी और हिंदी में ज्वार नदमुख। क्या? इंग्लिश में एक्चुरी और हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। कई बार ये शब्द लिखा हुआ मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ज्वार नदमुख आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी की पैलर्स में एक दूसरी नदी बहती है। देखिए, इसी के पैलर्स में एक दूसरी नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती। क्या? जिसका नाम है ताप्ती। और चलिए, एक चीज छूट गया है, पहले उसे नोट कर लेंगे, नहीं तो वो रह जाएगा। कई बार वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसकी सहायक नदियां, नर्मदा की कुछ सहायक नदियां हैं जो कई बार पूछ लिया जाता है। एक चीज और है महत्वपूर्ण, नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है। याद रखें, नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित एक जिला है, तो वहां पर एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है। पूछा जाता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा पर है। बाकी जलप्रपात की चर्चा अलग एक वीडियो में करेंगे, इतना आप समझ लीजिए।
इतनी बात समझ में आ गई। इसी पर एक बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। आपको पता होगा सरदार सरोवर बांध के पास में ही अभी सरदार पटेल की स्टेचू लगाई गई है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। समझने का प्रयास करेंगे इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां। देखिए इसकी उत्तर से सहायक नदियां यानी नर्मदा के दाहिने से कौन कौन सी नदी मिलती हैं, नोट करिए। हम बोल रहे हैं हिरान, ओरिसन, वरना, कोलार। हिरान, ओरिसन, वरना और कोलार, ये 3 नदियां यहाँ इससे मिलती हैं। इसके बाद इसकी दक्षिण से यानी इसके बाएं से जो मिलने वाली नदियां हैं उन नदियों में बात करें तो तवा, बंजर, दूधी, शक्कर। तवा, बंजर, दूधी, शक्कर। क्या? तवा, बंजर, दूधी, शक्कर, सेर, ये सारी नदियां यहाँ इससे मिलती हैं। तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई। अब इसकी जो महत्वपूर्ण दूसरी नदी हम देखते हैं इसके पैरेलल जो समानांतर बहती है, उस नदी का नाम है ताप्ती। क्या है? ताप्ती। ताप्ती नदी की उत्पत्ति जो होती है मुल्ताई के पास, क्या बैतूल जनपद है एक, बैतूल जनपद में मुल्ताई क्षेत्र है और मुल्ताई में क्या है? सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियां हैं। सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों से बैतूल की पहाड़ियों से यह निकलती है। बैतूल श्रेणी है एक, ठीक है, सतपुड़ा का ही एक भाग है बैतूल श्रेणी, तो वहां से ये निकलती है यह नदी। ठीक है, और यह नदी की कुल लंबाई की बात करें तो यह नदी 724 किलोमीटर लंबी है। दूसरी लंबी नदी 724 किलोमीटर लंबी नदी ताप्ती है जो बैतूल से निकलकर आगे अरब सागर में गिरती है। ठीक है, यह नदी 2 पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी से बहती हुई आगे बढ़ती है। जैसा कि इसके पूर्व में हमने पढ़ा था, इसके उत्तर में नर्मदा नदी के दक्षिण और ताप्ती नदी के उत्तर में यानी नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। क्या? ये सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियां हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। तो सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों के दक्षिण भाग से यह भ्रंश घाटी से बहती हुई आगे बढ़ती है। पीछे इधर हम देख रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में अजंता की और एलोरा की पहाड़ियां भी हमें देखने को मिलती हैं। तो एलोरा और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच भ्रंश से होते हुए ये आगे प्रवाहित होती है। इस पर 2 जल विद्युत परियोजनाएं, 2 परियोजनाएं इस पे 2 बांध बनाए गए हैं। एक परियोजना काकरापारा पूछा जाता है, दूसरा उकाई परियोजना। 2 जल विद्युत परियोजनाएं इस पर निर्मित हैं। याद रखें ये दोनों ताप्ती पर हैं। कौन सी? काकरापारा और उकाई परियोजना, दोनों इसकी। और इसमें मुख्य सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी मुख्य सहायक नदी जो है उसका नाम है पूर्णा। क्या है? पूर्णा। और पूर्णा नदी भुसावल के पास, भुसावल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भुसावल के पास पूर्णा नदी आकर इस ताप्ती नदी में मिल जाती है। तो ये हुई बात ताप्ती की। इतनी सारी बातें ताप्ती की आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम अन्य सहायक नदियों के विषय में देखने का प्रयास करते हैं। अन्य जो सहायक नदियां हैं उनमें अभी नेक्स्ट जो नदी हमारी है उस नदी का नाम है माही। माही नदी की विशेषता समझेंगे। माही नदी विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो हमने बताई थी, विंध्यन पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में यह निकलती है। और यह नदी निकलकर आगे जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कर्क रेखा को यह 2 बार काटती है। कितना? कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आया है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी जो भारत की है 2 बार काटती है, तो वो है माही। समझ में आ गई बात। अब माही नदी कहां से? माही नदी राजस्थान से होते हुए गुजरात में आके यह भी खंबात की खाड़ी में खंबात की खाड़ी में जो अरब सागर का भाग है वहां मिल जाती है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बगल में एक और नदी हमें देखने को मिल रही है जिसका नाम है साबरमती। क्या? साबरमती। देखते चलेंगे। उस नदी का नाम है साबरमती। साबरमती की विशेषता की बात करेंगे तो साबरमती अरावली जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर हमने देखा था कि ये अरावली की यहाँ लूनी अभी स्थित थी। तो इसके बाद यहाँ जो क्षेत्र है ये अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां कहाँ तक हैं? दिल्ली तक इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है।
तो अरावली पहाड़ियों के दक्षिण भाग से यह निकलकर यह नदी अहमदाबाद से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी क्या है, गुजरात में सबसे प्रदूषित हो जाती है। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रदूषण हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि गुजरात इंडस्ट्रियल एरिया है, जो गुजरात का अहमदाबाद क्षेत्र है। तो ये है इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषता, आप समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नदी जो इसके ऊपर दिख रही है यहाँ पर है लूनी। क्या है? लूनी नदी। लूनी नदी की विशेषता यह है कि लूनी नदी क्या है, जाकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, यानी इसका जो जल है वो सागर तक नहीं पहुंच पाता। बीच में ही स्थल भाग, जो दलदली क्षेत्र, कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है, उसमें जाकर समाहित हो जाती है नदी। तो ये इसकी विशेषता है। यह नदी राजस्थान के पुलर झील, सरस्वती, सागरमती दो सरिताओं के नाम से इसकी उत्पत्ति होती है। कौन सी? एक पुष्कर झील है, आपको पता होगा पुष्कर झील राजस्थान में है। तो राजस्थान के पुष्कर झील से दो सरिताओं के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। एक का नाम है सरस्वती और दूसरे का नाम है सागरमती। आगे आकर यही नदियां आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद इसका नाम होता है लूनी। क्या? लूनी। तो आप समझ गए होंगे ये सारी बातें। चलिए, इतनी सारी चीजें हैं। ये अंतः प्रवाह नदी के अंतर्गत आती है, क्योंकि अंतस्थ प्रवाह वे नदियां होती हैं जो किसी सागर से नहीं मिलती, बल्कि उनका जल स्थल भाग में ही क्या है, रह जाता है। तो उसका एक उदाहरण ये लूनी नदी हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दक्षिण में और कुछ महत्वपूर्ण नदियों की। तो जो कुछ और महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको देखते हैं। चूंकि इधर क्या है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में देखिए, गुजरात में मांडवी नदी, गोवा है, गोवा के पास यहाँ है मांडवी नदी, गोवा में बहती है। और पणजी, जो गोवा की राजधानी है पणजी, इसी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद एक नदी और है जुआरी, फिर शरावती नदी, फिर गंगावेली नदी, और इसके बाद पेरियार नदी और भरत ऊझा नदी। इतनी सारी नदियां हैं। ये सभी नदियां एक्चुअली निर्माण करने का काम करती हैं, यानी ये सभी नदियां एक्चुअली बनाती हैं। तो ये सारी बातें हैं जिन्हें हमने आज की वीडियो में चर्चा की। ये सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी चर्चा हमने इस वीडियो में नहीं की है। तो जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, उनके विषय में आज हमने चर्चा की। ये अरब सागर में गिरने वाली सभी महत्वपूर्ण नदियों के विषय में। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।